आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिज़िक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज से रिलेटेड, जैसे वहाँ पे हमने देखा था चार्ज फ्री कब होता है, और उसमें हमने फाइनली चार्ज ने इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में भी हमने फाइनल जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसमें दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स हमने आपको दिखाए थे। जो एक था दैट वाज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते थे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी हमने बात की थी। अब उसके आगे हम लोग पहले उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं। रिकॉल करने के बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिखा रखा है न्यूक्लियस है, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमने दिखा रखा। उसमें हमने बोला था कि ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है या फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ये दो बैंड में डिवाइड होता है, यानी कि एक होता है लोअर एनर्जी बैंड और एक होता है हायर एनर्जी बैंड। जो लोअर एनर्जी बैंड होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और साथ ही साथ जो अपर यानी हायर एनर्जी बैंड होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते थे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस वन इज़ द लोअर एनर्जी बैंड, दिस वन इज़ द हायर एनर्जी बैंड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हायर एनर्जी बैंड में हमने इनको दिखा रखा है, इनको हमने बोला कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोअर एनर्जी बैंड में हैं, उनको हमने बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी मेटल की हम बात करें तो मेटल के अगर हम एक इंडिविजुअल एटम को लें जिसका किसी भी एटम से कोई लेना देना ना हो, तो जो उसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी में वही पार्टिसिपेट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में वही यूज़ होता है। एक्चुअल में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी इंडिविजुअल मेटालिक एटम में वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है और वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, क्योंकि वही फ्री हो जाता है फाइनली जब वो एटम साइड बाय साइड किसी और एटम के साथ अटैच होता चला जाए। जैसे मान लीजिए किसी मेटालिक मैटर की हम बात करें तो मेटालिक मैटर में सिर्फ एक एटम तो होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, दे विल मूव थ्रू आउट द मैटर, वो पूरे मैटर में पूरे आपके मेटालिक मटेरियल के अंदर मूव करते चले जाएंगे और वही कहलाएंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो आप बस इतना याद रखिए, यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हमने लिखा है कि व्हेन द मेटल इन द मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है या आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से, उस पर न्यूक्लियस का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। जो सबसे करीब इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख रखा था कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि सबसे पहला वाला जो शेल होगा वो करीब होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल वाला है, जो सबसे करीब है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बॉन्ड होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसको बांध के रखेगा, उसको आसानी से फ्री होने नहीं देगा। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स न्यूक्लियाई कम लगा रहा है, इसका मतलब कि दिस इलेक्ट्रॉन इज वीकली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, ये फ्री हो सकता है और यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है किसी मैटर के अंदर। या फिर आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी थोड़ी बहुत कहीं से मिल जाए, थर्मल एनर्जी या फिर किसी भी टाइप से कोई भी एनर्जी मिल जाए, तो ये यहाँ से जंप करके चला जाता है कंडक्शन बैंड में और पूरी तरह से ये फ्री होकर उस मैटर के अंदर, उस मटेरियल के अंदर या फिर कह सकते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि विच आर वीकली बॉन्ड टू एटम व्हेन एटम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कि जब एटम आइसोलेटेड हो, वो किसी और एटम से अटैच ना हो, साइड बाय साइड कोई उसके नेबर में एटम ना हो, उस केस में आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी इंडिविजुअल मेटालिक एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन जब वही एटम किसी मैटर में, मेटालिक मैटर में कई सारे एटम के साथ हो, उस केस में देखिए क्या हो रहा है, बट व्हेन एटम्स आर साइड बाय साइड इन सॉलिड मेटल, सॉलिड मेटल में साइड बाय साइड हो, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू द मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन।
थोड़ा सा इन दोनों में फर्क क्या है। यहां पे जब एटम आइसोलेटेड है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब एटम आइसोलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया जो सबसे आउटर शेल में है उसको हमने बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर उसी को हमने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इतना भी फ्री नहीं है कि उस एटम को छोड़ के चला जाए। लेकिन जब सारे के सारे एटम एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं किसी मेटल के अंदर, तो वही इलेक्ट्रॉन अब उस पूरे मटेरियल में फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो नेबरिंग एटम होता है उसका न्यूक्लियाई फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब करता है, या बहुत सारे न्यूक्लियाई आसपास होंगे दूसरे एटम्स के, उनके फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, और फाइनली दैट विल बी नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने जाना इलेक्ट्रॉन आखिरकार निकलते कैसे हैं किसी भी मैटर से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल नोट करने के लिए इतना काफ़ी है समझने के लिए। कोशिश करेंगे हम कि आपको प्रोवाइड करें लिंक वगैरह में, थोड़ा सा वेट करिए बस। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं चार्जिंग के बारे में। हमने देखा था कि चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि द लिबरेशन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी, यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकालना या फिर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। और उसमें हमने देखा था, हमने आपको बताया था कि जैसे एक बॉडी हमने ये ले लिया, लेट से ये बॉडी हमने ले लिया बॉडी ए, और इस बॉडी ए से क्या हुआ है, हमने बोला कि इस पे इलेक्ट्रॉन हमने सप्लाई किया, लेट से 5 इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी कह सकते हैं 10, 6, 2 व्हाटएवर, 5 इलेक्ट्रॉन इसको हमने सप्लाई किया। अब ये शुरू में जो बॉडी थी वो न्यूट्रल थी, बिकॉज अर्लियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी के इस बॉडी के पास थे, हम सिंपल एक बॉडी की बात कर रहे हैं, जो भी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहे होंगे। शुरू में जब हमने फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने बोला था कि एक एटम इनिशियल फेज में न्यूट्रल होता है हमेशा, वो तब तक उसके पास चार्ज नहीं आएगा जब तक हम एक्सटर्नली उसको चार्ज नहीं करते। तो अगर एक एटम न्यूट्रल है तो एटम से मिल के बना होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब नेट चार्ज 0। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो मैटर भी न्यूट्रल होगा, मैटर से बन के हर चीज़ें, यानी यूनिवर्स का पूरा नेट चार्ज 0, यानी यूनिवर्स भी आप कह सकते हैं न्यूट्रल है ओवरऑल। तो शुरू में न्यूट्रल था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, एक्सटर्नली इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो अब ये जो बॉडी है ये चार्ज हो जाएगी, अब ये चार्ज को कैरी करेगी। अब कितना चार्ज कैरी करेगी, अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसके पास आ जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। और इसके चार्ज को हम लोग कैसे लिखते थे, हमने बताया था, अगर लिखना हो चार्ज इस बॉडी ए पे कितना है तो आप लिखिए 5, चूंकि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5, और ये मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तो -5। मॉड ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम प्लस में लेंगे, बस इतना आप समझिए। तो -5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻19 कूलम। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है इसका मतलब कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। और जस्ट इसका उल्टा भी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ये हमने मान लिया बॉडी बी है, बॉडी बी ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो अब बी जो होगी अब ये भी चार्ज हो जाएगी। अब ये बी से क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं ना, इसका मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनने वाली है, तो बॉडी का चार्ज हो जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से बॉडी बी के चार्ज को हम लिखे तो आप बोलेंगे +3 मॉड ऑफ ई, एंड डायरेक्ट आप लिखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया बॉडी बी के पास चार्ज, ठीक है। बॉडी ए जो कि इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो आप बोलेंगे इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास क्या होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बॉडी बी के पास। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी अब तक। अब हम लोग आते हैं, हमने देख लिया कि बॉडी को चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के इस क्लास में चार्ज की, कि चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज आखिरकार होता क्या।
चार्ज क्या सच में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं या फिर जिसको हम फील कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो पहली बात तो है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी तो है। जैसे आपका मास होता है, जैसे आपका फोर्स होता है, वेट होता है, प्रेशर होता है, करंट होता है, ये सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो चार्ज क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो हाँ, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप देखिए, आप जैसे मास को आप किसी की बॉडी की मोशन को, आप उसकी स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, आपको दिखाई देता है वो, लेकिन चार्ज को आप फील नहीं कर सकते, चार्ज को आप देख नहीं सकते। आप कह सकते हैं कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इनविजिबल है, उसको सिर्फ उसके इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आपको लेना है आप वो ले सकते हैं, आप उसके इफेक्ट के जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? तो चार्ज को डिफाइन करने के पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। ये घरों में आप लोग एग्जांपल करते हो कि बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। आप जैसे एक पेन ले लीजिए, पेन को हम ऐसे रगड़ते हैं, बालों पे रगड़ने के बाद जब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे जो पीस ऑफ पेपर्स होते हैं उसके पास जब लेके जाएंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े, कुछ देर रगड़ने के बाद, रब करने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, सारे के सारे पीस ऑफ पेपर्स को, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन पहले जब आपने रब नहीं किया था उस पेन को, उस केस में वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो कुछ तो बदला है। रब करने के पहले उसने कागज़ के टुकड़े को उसने अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने उसको रब किया उसके बाद हमने देखा कि वो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। क्या चीज़ बदली आखिरकार? पेन अपना वही है, कागज़ अपना वही है, कुछ तो बदली होगी ना, लेकिन हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि जो बदली है, सिर्फ हम उसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं कि अब जो है वो कागज़ के जो पीस ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पेन के साथ। ऐसे ही कंघी के साथ भी होता है। अब कंघा बालों में करने के बाद आप उन्हीं कागज़ के टुकड़ों के पास लीजिए, आप देखेंगे कागज़ के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है। या फिर आप अपने जो रोम है, ये जो रोएं आपकी स्किन पे हैं, आप काफ़ी देर तक कंघा करने के बाद जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो रोएं हैं इनको अट्रैक्ट कर रहा है वो जो कॉम्ब है, कंघी है। यानी क्या चीज़ बदली है? तो आप बोलेंगे देखिए भाई, पहली बात तो ये, हम सिंपल सी एक कंघी यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंघी है कोई, तो शुरू में क्या रहा होगा, ये शुरू की बात कर रहे हैं भाई। हमने बोला था शुरू में हर एक चीज़ न्यूट्रल होती है, जब तक कि आप उसको एक्सटर्नली ज़बरदस्ती आप उसको चार्ज दें या चार्ज लें, वहाँ से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप बॉडी को चार्ज नहीं करते तो शुरू में वो न्यूट्रल होगा। आप बोलेंगे शुरू में न्यूट्रल था, इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहे होंगे। पूरे के पूरे कंघी की हम बात कर रहे हैं, किसी एक एटम की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे कंघी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने बालों में कंघा किया तो बाल और कॉम्ब के बीच में रबिंग हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुई, और जब हीट एनर्जी जनरेट हुई तो वो एनर्जी मिली एटम्स को। किस एटम्स को? ये जो कंघी के अंदर थे, इन एटम्स को जब वो हीट एनर्जी मिली तो आप बोलेंगे हो सकता है कि उस एनर्जी को लेके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हों और निकलने के बाद चले गए हों कहीं और। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, तो आप बोलेंगे अब इस बॉडी पे +10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, हो तो ये भी सकता था ना कि कंघी बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी पे आए हों, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे। या तो इलेक्ट्रॉन कंघी से बाल पे गए हों या फिर बाल से कंघी पे आए हों। हम अभी इस बात पे इस पॉइंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार निकले कहाँ से हैं। ये सब बात की बातें हम लोग आगे टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। हालांकि 12th में अब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक ट्राई बायो इलेक्ट्रिक सीरीज़ होती है, उसमें देखा जाता है कौन से मैटर को किसके साथ रगड़ने पे, रब करने पे कौन पॉजिटिवली चार्ज कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे आगे। थोड़ा पहले जो बेसिक है वो हम लोग देख लें। तो चलिए, हमने मान लिया किसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था, कंघी ने। तो जब कंघी ने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, सपोज कर लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बोलेंगे अब इसके पास +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया इस कॉम्ब के पास। यानी अब ये जो कंघी है ये चार्ज्ड हो गई, अब चार्ज्ड हो गई। जब हमने बालों में कंघी किया, कुछ देर तक फ्रिक्शन हुआ बाल और कंघी के बीच में। अब जैसे ही हम इसको छोटे छोटे ये कागज़ के टुकड़े के पास लेके आए, जो छोटे छोटे थे, तो सारे के सारे जो कागज़ के टुकड़े थे ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, सारे के सारे इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कॉम्ब लगा रही है इन सारे के सारे कागज़ के टुकड़ों पे। तो एक चीज़ तो है कि जब बॉडी के पास चार्ज आता है तो बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देती है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि देखो, कागज़ जो था ना, कागज़ तो न्यूट्रल था,
कागज़ को हमने किसी से रब थोड़ी किया है, कागज़ तो वैसे अपनी इनिशियल स्टेट में था, तो इनिशियल स्टेट में हर कोई चीज़ न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज था। तो हमने देखा कि एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपने तरफ खींच ली, और ये जो फोर्स लगाया है इस कंघी ने इस कागज़ के ऊपर, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इस कंघी पे चार्ज आता ही नहीं तो फिर ये फोर्स नहीं लगा पाती, क्योंकि पहले फोर्स नहीं लग रहा था जब तक हमने कंघा नहीं किया था, अब फोर्स लग रहा है। अब इसी फोर्स को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉम एंड द पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर और कॉम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है। तो अब देखेंगे चार्ज एक ऐसी चीज़ है, चार्ज देखो पहली बात तो चार्ज कोई चीज़ नहीं है, कोई फिजिकल, आप कह सकते हैं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, यानी पहले इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं थी कॉम के अंदर कि ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करे, लेकिन अब इसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई और ये पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से। इसका मतलब कि जैसे ही चार्ज आया बॉडी के पास, जैसे ही प्रॉपर्टी आई बॉडी के पास, वैसे ही ये जो कॉम्ब है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना शुरू कर दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो अब देखो डेफिनेशन यहां से क्लियर है, हम कह सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द मैटर कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। एक तो आप ये बोल सकते हैं सिंपल, या फिर आप ये कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अ मैटर कैन शोज इट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से जो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। अब किस हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता था अगर ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज होते, तो आप कहते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पहले से जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे, तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी वही होते हैं। ये बात समझ में आई? तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो पहली चीज़ हम यही लिखेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, charge is the property of matter due to which matter can show electrical and magnetic effect, due to which matter can show electrical and magnetic effect, अब ये बात आपको सही से समझ में आ चुकी होगी कि हम कौन से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं कि जैसे उसके पास आया वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को उसने शो करना शुरू कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर देता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज हो या फिर कोई चार्ज्ड बॉडी है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये चीज़ हम आपको अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया नहीं है, उसको हम आगे थोड़ा सा बस बताएंगे, क्योंकि 12th में जो चीज़ आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आपको बता देंगे, लेकिन उस लेवल तक नहीं जो आपको 12th में पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो हमने ये आपको बता दी, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। वहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, पहले इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पहले न्यूट्रल था। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, कंघी जैसे ही चार्ज्ड हुई, उसके बाद इसके पास एक प्रॉपर्टी आई जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आते हैं इसकी यूनिट पे कि भाई है तो फिजिकल क्वांटिटी ही है, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी। तो जब हम बात करेंगे यूनिट की तो आप बोलेंगे चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट, तो आप यूनिट को ऐसे लिख लेंगे, यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, ठीक है, जिसको कि हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक EMU भी होता है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं जाननी। फिलहाल आप बस एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि एक और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू होता है
3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी की। चार्ज तो हमने देख लिया, चार्ज को डिफाइन कर लिया। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना इसके पास चार्ज है, तो आप बोलेंगे +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर यही इलेक्ट्रॉन जुड़े होते, मान लीजिए कि बालों में कंघी की गई और बाल से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आके जुड़ गए, तो अब तो इसके पास जो चार्ज होता -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, यानी कि अब ये बॉडी जो होती नेगेटिवली चार्ज होती। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हम एलिमेंट्री चार्ज की अगर बात करें तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल सिर्फ दो ही होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और दूसरा होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो न्यूट्रल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक एक चीज को हम लिखते चल रहे हैं, यहां पे आप लोग समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में क्लास 9th में, जो माइट हैव स्टडीड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। इसमें डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं करते, बिना डायरेक्शन के डिफाइन होता है, ऐसी क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज कि चार्ज जो होता है ये कंजर्व होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व। इसको जरा समझिए आप। कंजर्व का मतलब कि किसी बॉडी के पास जो इनिशियल चार्ज है या किसी सिस्टम के पास, वही चार्ज फाइनल भी होगा, ठीक है। अब आप यहां पे पूछेंगे अच्छा इस बात को थोड़ा समझाओ हमें कि भाई इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज, यानी चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे ठीक है, इसी एग्जांपल को हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे हमने ले लिया ये जो बाल थे, ठीक है, बालों और कंघी के बीच में फ्रिक्शन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए। तो आप बोलेंगे कि यहां पे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में दो चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो ये कॉम्ब है, ठीक है, इस सिस्टम का पार्ट। दूसरा ये जो है बाल, जिसके साथ हम इस कंघी को रगड़ रहे हैं, बाल संवार रहे हैं। इस सिस्टम में दो चीजें हैं। शुरू में पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज था वो था 0, क्योंकि जब तक कंघी को हमने बाल पे टच किया ही नहीं था, तो भाई कंघी भी शुरू में न्यूट्रल रही होगी, उसके पास भी कोई चार्ज नहीं था, बाल के पास भी कोई चार्ज नहीं था। बाद में हमने जैसे ही फ्रिक्शन से बाल को संवारा, देखा कि बालों से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के चले गए कंघी पे, तो आप बोलेंगे इसके पास +5 का चार्ज आ गया, और इसके पास कितना चार्ज आएगा? आप बोलेंगे ये तो क्लियर है कि जब इसके पास +5 का चार्ज आया तो इसके पास -5 का चार्ज आएगा, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये जो बाल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये +5 का इसके पास चार्ज आ गया, इसके पास -5 का चार्ज आ गया। हम बोलेंगे अच्छा बताओ नेट चार्ज अभी भी पूरे सिस्टम का कितना है? आप बोलेंगे अच्छा नेट चार्ज निकालना है तो चार्ज को जोड़ दें, इसके पास +5 चार्ज है, इसके पास -5 चार्ज है, तो जो नेट चार्ज अभी भी होगा Q नेट, तो Q नेट अभी भी होगा +5 इलेक्ट्रॉन और -5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 0। अभी भी इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0। शुरू में भी नेट चार्ज कितना था? 0, यानी चार्ज कंजर्व है। इसी चीज को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तीसरी चीज जो चार्ज को लेके हम लोग डिफाइन करते हैं, वो तीसरी चीज ये है कि चार्ज देयर विल बी देयर, या फिर आप ऐसे लिखिए चार्जेस आर एडिटिव। आप इसको ऐसे लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं,
आप इसको ऐसे लिखिए कि चार्जेस आर एडिटिव। अब इस चीज को आप समझिए कि चार्जेस आर एडिटिव का क्या मतलब है। जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी कुछ ऐसी है, हमने बता दिया आपको ऐसे। हमने बोला कि इस बॉडी के पास जो चार्ज है, सपोज करिए कि इस वाले हिस्से को रगड़ा गया किसी एक ऑब्जेक्ट से, प्लास्टिक से, तो मान लीजिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बोलेंगे अब इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हमने बोला कि इस वाले हिस्से को रगड़ा गया किसी और मटेरियल से, तो हुआ क्या कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए। सपोज करिए यहाँ से जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस वाले हिस्से को रब किया गया किसी और के साथ, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए, तो आप बोलेंगे अब यहाँ वाला चार्ज हो जाएगा -4 इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट पे। ये बॉडी हम इंसुलेटर ले रहे हैं। फिर क्या किया कि इस वाले हिस्से को रब किया गया किसी के साथ, तो देखा गया कि यहाँ से जो है 6 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बोलेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा +6 E का चार्ज। हम बोलेंगे अच्छा बताओ बॉडी का पूरा नेट चार्ज कितना है, इस बॉडी का अब नेट चार्ज टोटल कितना है। तो टोटल नेट चार्ज के लिए आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे। हमने जो लिखा है ना, चार्जेस आर एडिटिव, इट मीन्स देयर विल बी एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन होगा, सिंपल हम साइन के साथ उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे Q नेट की अगर हम बात करें पूरे बॉडी की, तो आप बोलेंगे यहाँ इस 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, यानी -4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है, -4 इलेक्ट्रॉन, माइनस लिखना पड़ेगा, चलो माइनस हमने यहाँ पहले लिख दिया। फिर बोला कि यहाँ से 3 गए तो +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। यहाँ से 6 निकले हैं तो +6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनकी वजह से, तो 6 3 9 और -4, यानी कि टोटल इस बॉडी के पास जो नेट चार्ज है +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जेस आर एडिटिव, यानी चार्ज को सिंपल हम जोड़ देते हैं साइन के साथ। तो 3 चीज़ें हमने देखी, क्या क्या, कि चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, चार्ज जो होता है एडिटिव होता है। आगे प्रॉपर्टी एक हम देखते हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक डेफिनेशन निकल के आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइज है। इस बात से आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं इस बात से आप? तो देखिए चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है ना कि किसी भी बॉडी से आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आप बोलेंगे उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 4.5 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए? जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम कंप्लीट निकालेंगे, 4 निकालें, 5 निकालें, 6 निकालें, 10 निकालें, 20 निकालें, कुछ भी निकालें। इसका मतलब कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक तो होल नंबर में होता है, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। कोई बॉडी अगर चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी कंप्लीट होल नंबर में एक्सेप्ट करेगी, या तो 5 करेगी, या तो 10 करेगी, 7 करेगी, 8 करेगी, 8.5 नहीं करेगी, 6.25 नहीं करेगी, 7.25 नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी रिलीज नहीं करेगी, डोनेट नहीं करेगी। इसका मतलब कि जब भी कोई बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगी या तो नेगेटिवली चार्ज बनेगी, जो उसका चार्ज होगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएं। हमने आपको बोला कि लेट्स से कि एक बॉडी हमारे पास ये है, ये हमने एक बॉडी दिखा दी। अब देखो होगा क्या, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो होल नंबर में होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। हमने कह दिया कि चलो इसको जनरलाइज करते हैं। हमने बोला कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बोलोगे चलो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। एक ने बोला कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे आके जुड़े। हमने बोला ठीक है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे आके क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमने लिखा है। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें कि जब n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब चार्ज इस पे कितना होगा बॉडी में, तो आप बोलेंगे कितने निकले हैं, n। तो भाई चूंकि निकले हैं तो +n और e इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज लेंगे, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, मॉड, क्योंकि हमेशा प्लस में लेंगे।
जो दूसरे वाले ने बोला कि नहीं n इलेक्ट्रॉन आके इस पे जुड़ रहे हैं, तब तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो आप बोलेंगे तब तो होगा -q इज इक्वल्स टू -n और ये हो जाएगा मॉड ऑफ E। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरीके से हमें q इज इक्वल्स टू यही मिल रहा है, प्लस मिले या माइनस मिले, n और ये E मिल रहा है। ठीक है, तो q इज इक्वल्स टू प्लस n इंटू E, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो आप बोलोगे जो n होगा ना यहाँ पे, ये इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो इलेक्ट्रॉन निकलने या जीरो इलेक्ट्रॉन जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए जीरो की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। n आप ये भी लिख लीजिए कि n शुड नॉट बी इक्वल्स टू जैसे 1.5 3/4, ऐसे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। और ऑब्वियस ही बात है n नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी देखी, और भी प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए जितना आ रहा है उतना हम देख लें। यहाँ पे 5वां लिखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का क्या मतलब है? इनवेरिएंट का मतलब ये होता है, इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं। इनवेरिएंट शब्द का क्या मतलब है? इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। आप ये कह सकते हैं विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड्स ऑन स्पीड, जो स्पीड पे डिपेंड ना करे। कहने का मतलब जैसे मास को हम अगर डिफाइन करें तो मास इनवेरिएंट नहीं होता। किसी ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज मूव करना शुरू कर दे, बहुत तेज मूव करना शुरू कर दे, तो स्पीड के साथ उसका मास बढ़ता जाता है। चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, सपोज कर लें, हमने बोला कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये रेस्ट पे है, और हमने बोला कि इसके पास +5, अब कूलॉम लिख रहे हैं हम लोग, या +5 इलेक्ट्रॉन ही लिखिए, +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब ये रुकी है तो हमने यहाँ पर रेस्ट आपको दिखा रखा है। सपोज कर लिए कि यही बॉडी अगर मूव भी कर रही होती v स्पीड के साथ, तब भी इसके पास जो चार्ज होता वो +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता। इसकी स्पीड से इस चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स वाई वी ऑलवेज कॉल दैट चार्जेस आर इनवेरिएंट। चार्ज जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। तो देखिए ये सब जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो हमने आपको दिखा रखी है कि चार्ज स्केलर होते हैं, चार्ज कंजर्व होते हैं, चार्ज एडिटिव होते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है, और चार्ज साथ ही साथ क्या होते हैं? इनवेरिएंट होते हैं। आगे और भी 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आप लोग देखिए थोड़ा कंजस्टेड हो भी जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। बाकी देखिए अभी तक हम लोग, आपसे सच कहें तो हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं ना नींव मजबूत करना, हम लोग अभी तक वो कर रहे हैं। बस आप लोग साथ साथ मेहनत करते हुए चलिए, आप खुद फील करेंगे जिस दिन अपना इलेक्ट्रिक करंट खत्म होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको लगेगा कि नहीं अब बाकी लोगों कंपैरिजन में ठीक ठाक जानते हैं, अच्छा जानते हैं। सिर्फ हम लोग NCERT या फिर टेक्स्ट बुक तक अपने आप को लिमिट नहीं रखेंगे, अपने आप को बॉन्ड करके नहीं रखेंगे उस तक। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हों, कॉन्सेप्ट समझ में आते हों, तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से इस चीज़ को शेयर करिए, लिंक्स को शेयर करिए। आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आपके कमेंट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें दें ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें चीज़ों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं चार्जिंग के बारे में कि चार्ज किसी बॉडी को करना होता है तो कितने तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हम डिटेल में नहीं जानेंगे, उसको शॉर्ट में बस समझने की कोशिश करेंगे चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। जैसे एक तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि बाई फ्रिक्शन भी हम चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बाई फ्रिक्शन भी है, बाई कंडक्शन भी है, और एक बाई इंडक्शन मेथड होता है। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जान